जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। इसमें आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में फ़िलहाल में आपको 50 क्वेश्चन दिया जा रहा है और आपका शाम को करंट अफेयर अपलोड किया जा रहा है, जिसमें आपको करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन दिया जा रहा है। सभी सेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर बिहार एसआई पीटी में पूछा जाएगा। प्लस आपका 50 क्वेश्चन रिवीजन टॉप टाइप में है, तो इसको आप अच्छे से करिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक है पूरा बुक का। तो अगर आप बिहार एसआई पीटी का कोई भी बुक रिवीजन नहीं किए हैं तो उसको डाउनलोड करके घर पे बैठ के अपना अच्छे से डिटेल के साथ रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पुनर्जनन हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे हम संघ इकाइनोडर्मेटा के जीव स्टारफिश हैं। बात करेंगे प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया संघ आपका प्लेटीहेल्मिनेथिन के जीव हैं। हाइड्रा याद रखिएगा निडेरिया संघ के जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर के हड्डियों में देखा जाए तो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं कि संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी रहती है। इसके अतिरिक्त ये रक्त नलिकाओं एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है डैश हड्डियों को जोड़ता है, यानी हड्डियों को कौन जोड़ता है। तो देखिए, आपका स्नायु बंद हो जाएगा, यानी तीसरे का उत्तर देखा जाए तो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है। तो ये देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। आंसर आपका यहाँ पे चौथे का सी उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे कि धौलावीरा की खोज कब हुआ था, तो 1990-92 के बीच में हुआ था। धौलावीरा गुजरात में अवस्थित है। धौलावीरा भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है भारत का राष्ट्रीय आदर्श से सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक तंत्र है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। उपनिषद का अर्थ निष्ठा पूर्वक पास बैठना होता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, असीमित ज्ञान। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। तो सभी को पता होगा सामवेद हो जाएगा, यानी 7वें का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। सामवेद से संगीत का उद्भव होता है। सामवेद उपवेद यानी गंधर्व वेद है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो आप ऋग्वेद को भी याद रखिएगा। यजुर्वेद याद रखिएगा कि यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन मिलता है। अब बात करेंगे वही अथर्ववेद के बारे में, तो अथर्ववेद में लौकिक वेद हैं। अथर्ववेद से जादू, टोना, वंशीकरण आदि का उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, महाउपनिषद हो जाएगा। ए याद रखिएगा। देखिए, महाउपनिषद यानी उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है और उपनिषद की संख्या याद रखिएगा 108 उपनिषद की संख्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति कब अपनाया था, तो 1848 में हड़प नीति अपनाया गया था। डलहौजी ने सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में व्यापगत नीति का शिकार सतारा राज्य को बनाया। अगला है कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने या फिर किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो सभी को पता होगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, श्वेत और हरा रंग होता है। तिरंगा ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई है वो 3:2 है, यानी 3:2। तिरंगा ध्वज पर कितने तिलियां हैं या फिर जो लकड़ी बनाया गया है, साइड देखा बीच में,
आरियाँ कहा जाता है उसको, तो 24 है। चलिए आगे देखते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, तो ये सारनाथ से लिया गया है। अगला है कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था, तो ये बना था 1975 में। देखिए 1975 में 35वें संशोधन द्वारा संरक्षित राज्य बना था। 26 अप्रैल 1975 को 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। अगला है कि संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। यानी 12 का उत्तर देखा जाए तो ए हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जे बी कृपलानी थे। जे बी कृपलानी मेरठ कांग्रेस अधिवेशन की 1946 में, याद रखिएगा 1946 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का अर्थ ही निम्न में से इंगित नहीं करता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 13 का डी उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना कब की गई थी, तो ये किया गया था 1952 में। देखिए एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 1991 में। देखिए अगर डेट पूछा जाए तो डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि 24 जुलाई 1991 ईस्वी को तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की घोषणा किया था। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के आरबीआई के गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उदारीकरण के लिए 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषणा किया था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कहता है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से संबंधित कथनों पर विचार करके बताएं, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के तत्वाधान में उपभोक्ता के हितों को प्रभावित करने वाली कारणों के जांच करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है। दूसरा कहता है कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत निर्धारित होगी। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है राजपथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई परेड में पहली बार कौन से हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीनिक एवं अपाचे उत्तर हो जाएगा। 18 का बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 मैचों में कौन सा भारतीय खिलाड़ी 25 अर्धशतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फरवरी 2020 को भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, तो ये देखा जाए तो आपका संप्रीति 9 हो जाएगा। आंसर आपका 20 का सी उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर कहता है कि बिहार के प्राचीन राजवंशों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता, तो ये किसे शामिल नहीं किया जा सकता, तो देखा जाए तो सेन वंश हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। इसकी राजधानी नदिया या फिर नवद्वीप थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश की राजधानी कहाँ पर थी, तो मुंगेर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो देखिए आलू के उत्पादन में पूछा गया है तो आपका पटना हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर धान पूछा जाए या फिर चावल पूछा जाए तो पश्चिम चंपारण मारिएगा, ठीक है। और बिहार से संबंधित है तो मक्का आपका बेगूसराय, गेहूं दरभंगा, तीसी आपका पटना हो जाएगा। अगला है कि पटना में स्थित सदाकत आश्रम भारत के किस राजनेता से संबंध रखता है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इस आश्रम से मजरूल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार शुरू किया था
बात करेंगे कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार से राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण जैसे नेता को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कहता है बिहार का तिब्बती आयुर्वेद महाविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। पटना याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि महारानी रामेश्वर आयुर्वेद कॉलेज, यह आपका दरभंगा में स्थित है और आयुर्वेदिक कॉलेज आपका पटना में स्थित है। अगला है कि बिहार में मानसून कब लौटता है? तो देखिए, बिहार में मानसून की बात करें तो मध्य अक्टूबर में लौटता है। आंसर आपका 25 का बी हो जाएगा। बिहार में मानसून का आगमन जून के दूसरे सप्ताह में यानी 12 से 14 जून तक होता है। मध्य अक्टूबर में यह बिहार से लौट जाता है। बिहार में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की शाखा से होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने किस फिल्म में अभिनेता की भूमिका निभाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजधानी एक्सप्रेस हो जाएगा। बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1700 किलोमीटर से अधिक लंबी बीटीसी तेल पाइपलाइन द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराना और 2 किलोमीटर से अधिक लंबा पंबन रेलवे पुल जो संपूर्ण देश से पर्यटकों को आकर्षित करता है वो कहाँ पर है? तो ये देखा जाए तो पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। आंसर आपका 28 का सी हो जाएगा। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये पॉइंट याद रखिएगा। पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में या फिर अरब सागर से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में सिंधपुंछी मंकॉक नामक वानर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। देखिए, नीलगिरी पहाड़ियाँ में प्राकृतिक रूप से यह बंदर पाया जाता है। मधुमलाई अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर अपेक्षाकृत न्यूनतम औसत मानसून वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। देखिए, बात करेंगे हम कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपका जून से सितंबर के बीच में आती है। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर होता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि प्रसिद्ध पेट्रोनास ट्विन टावर्स कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो मलेशिया में स्थित है। 31 का आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इंपीरियल पैलेस कहाँ पर स्थित है? टोक्यो में। एफिल टावर पूछा जाए तो आप मारिएगा पेरिस। पवन चक्की पूछा जाए तो डेनमार्क मारिएगा। अगर पूछा जाए ग्रेट बॉल कहाँ पर स्थित है तो चीन मारिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है 32 नंबर, कि बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से संस्थापित हुआ है? तो देखिए, 32 का उत्तर आपका सोवियत यूनियन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 32 का बी उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1968 में बिहार राज्य अब झारखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य नहीं है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो जाएगा। इसकी स्थापना देखिए 1960 में किया गया था, बगदाद में हुआ था। इसका मुख्यालय आपका वियना है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है किसके द्वारा? तो ये जो शुरू किया जाता है प्रकाश के द्वारा होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मक परमाणु या फिर मूलक का अनुपात बढ़ना या फिर धन आवेश का बढ़ना इलेक्ट्रॉनिक का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला है कि वायुमंडल के निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। ओजोन परत यह OFC यानी समाप्त कीजिएगा, ओजोन परत में CFC के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित देखा जाए तो अरब लीग तेहरान हो जाएगा। ये आपका गलत है। अरब लीग की स्थापना याद रखिएगा कि 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय काहिरा यानी मिस्र में पड़ता है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर। 37 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का सदस्य है। तो देखिए इसका आंसर 37 का आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुनास्म हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सीमेंट कैल्शियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। इसमें एल्यूमिना, मैग्नीशिया, आयरन, चूना, सिलिका ये सब मिला हुआ रहता है। अगला है कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है। तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार देखा जाए तो आपका झारखंड में पड़ता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। झारखंड में झरिया, धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह प्रमुख कोयला ये सब उत्पादन देश देखा जाता है, शहर है, उत्पादन शहर। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन। ओजोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के लिए CO2 गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं क्या। तो इसको हम कहते हैं कोरोमंडल। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरसोप्पा। देखिए इस जलप्रपात का नाम बदल करके महात्मा गांधी जलप्रपात किया गया है। यह कर्नाटक राज्य में सारावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 255 मीटर ऊंचा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक मृदा अपवर्तन का कारण नहीं है। तो सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्षारोपण। अगर वृक्षारोपण सबसे ज़्यादा होता है तो आपका जो मिट्टी का कटाई है वो बहुत ही देखा जाए तो नॉर्मल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, यानी 44 नंबर कि ओलंपिक प्रतीत में 5 छल्ले क्या प्रदर्शित करते हैं। तो आपने देखा होगा इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस प्रकार से इसका लोगो होता है। तो इसका 44 का आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा। महाद्वीपों को ये प्रदर्शित करता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। ओलंपिक खेल का जो प्रारंभ हुआ था 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। 5 छल्ले प्रतीत होते हैं, नीला यूरोप, लाल उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका, हरा ऑस्ट्रेलिया, काला अफ्रीका, पीला और एशिया। तो इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया गया है। अगला है कि खेल को खेल की भावना से खेलो, यह किसने कहा। तो ये किसने कहा था। तो बैरन, पियरे डी कुबर्टिन ने कहा था। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा 45 का। 2016 में रियो डी जेनेरियो ने ओलंपिक खेल का आयोजन किया था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता अपनी अन्य समकालीन सभ्यताओं में से किस संदर्भ में भिन्न थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल निकासी व्यवस्था हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी है। हड़प्पा सभ्यता का व्यवहार मेसोपोटामिया सभ्यता से होता है। व्यापार जो लिखा है, व्यापार जो व्यापार है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से होता था। अगला है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। तो देखिए गल्फ स्ट्रीम पूछा गया है तो अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है आपका एजुराइट हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरडम ये सभी एल्यूमिनियम का अयस्क देखने को मिलता है। अगला है कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन निष्कासन की नीति व्यवस्था निम्नलिखित किस वस्तु से या फिर किस वस्तु में, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित किस पुस्तक में की थी। पुस्तक में बताया गया था कि ये किस में किया गया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी बी उत्तर आपका 49 का हो जाएगा। अगला है 50 नंबर। ताज एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो ये देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
दिन से ग्वालियर के बीच, यानी देखा जाए तो आपका 50 का उत्तर ए हो जाएगा। तो साथियों आप सभी लोगों का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट देकर कोई भी सुझाव दे सकते हैं। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।